So student come another class of classification of element class 11। कहने को ये क्लास 11th का चैप्टर ज़रूर है, लेकिन इसको हम क्लास 12th में GIC यानी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी इस चैप्टर को करवाया जाता है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा ही था, पूरी इनऑर्गेनिक की बैकबोन है ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी के नाम से पहचानते हैं। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है आपको बता दिया गया था, एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखना, इसे क्लासिफिकेशन के नाम से पहचानते हैं। पीरियोडिक टेबल का मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ पीरियड्स हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट नाम होते हैं। ये सब कुछ हमने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, समझाया था। अब ज़रा देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़िए और एक बार जल्दी से पिछली क्लास को आप फटाफट रिवाइज कर लो कि इनका मीनिंग क्या था। जल्दी जल्दी जवाब बता सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी जवाब बता दो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एनी ऑफ यू, कोई बच्चा जवाब देगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या बताया था? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें कंबाइन करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से पहचाना जाता है। ये जवाब बनेगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट याद है ना, कौन से थे? डी ब्लॉक। और इनर ट्रांजिशन किसको कहा गया था? एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से पहचाना गया। अगला है निकोजन्स, निकोजन नहीं, निकोजन। और निकोजन कौन थे? बोलो। ग्रुप नंबर 15। निकोजन क्यों कहते हैं? याद है किसी बच्चे को? बिकॉज दे आर सफोकेटिंग एलिमेंट। चाल्कोजेंस ग्रुप नंबर 16। और क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, चाल्कोजन के नाम से पहचानते हैं। रेयर गैसेस, रेयर गैसेस कौन? ग्रुप नंबर 18, दे आर कॉल्ड एज रेयर गैसेस। और इसी तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट, और रेयर अर्थ एलिमेंट में कौन थे? देखो, अगर ये आपको याद है ना तो ये मैं मान लूँगा कि भाई ठीक है, पिछला लेक्चर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखा है। एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता था। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देखो वैसे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन अलग है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में पूछ ले कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सीरीज़ कौन सी है, वो आपको बताना है। तो एफ ब्लॉक के अंदर एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जितने भी एक्टिनाइड्स हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाए जाते हैं। ऑल आर रेडियो एक्टिव, इस बात को याद रखो। तो ऐसे ये चीज़ें हमने आपको बताई थी, ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको लास्ट में एलिमेंट का नाम लिखना भी सिखाया था, क्या कोई बच्चा बताएगा? एटॉमिक नंबर 251, इसका नाम और सिंबल क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर 251, जल्दी से बताओ। देखो, हमने बताया था जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, IUPAC ने उनका नाम लिखने का एक मेथड बताया। 2 के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? बाई, 2 के लिए बाई, 5 के लिए पेंटा, और 1 के लिए अन, ईएम, बाई पेंटा अनियम। और सिंबल बताया था, 2 का सिंबल B और 5 का सिंबल P और U, BPU। कई बोलेंगे बापू, बापू नहीं बोलना, दिस इज BPU, बाई पेंटा अनियम, ये कहा जाएगा। ऐसे ही एक और देख लो अगर आपसे हो पाए, क्योंकि पिछली बार मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने 111 के बारे में पूछा था, तो अगर इस वक्त जवाब दे पाओ, 111 क्या नाम होगा? अन, अन, अनियम, अन, अनियम। अनियन डोसा नहीं बोलना आपने, कहीं बोलते बोलते भावनाओं में बह जाओ। दिस इज अन, अन, अनियम, ये रहेगा। और सिंबल भी काफ़ी खतरनाक, यू, यू, यू। डेली सीरियल्स में आता है ना, वो जैसे बार बार पलट पलट के बोलते हैं, तुम तुम तुम, उसी तरह से यू यू यू, ये इसका सिंबल यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो पिछले लेक्चर के अंदर आपने पढ़ी थी, आपको फटाफट से ये चीज़ें सारी याद हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर बताया कौन कौन से ग्रुप हैं, क्या हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल थी जिसमें हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन, यानी उसको अलग रखा गया, सेपरेट रखा गया, ग्रुप नंबर 1 में नहीं है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये आपको बताया गया।
और ये कुछ एलिमेंट्स वगैरह यहाँ पर हमने फिलअप किए। आज हम सीखेंगे टू नो द लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, कि हमें कोई एलिमेंट दिया गया है, एटॉमिक नंबर दे दिया गया, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसकी लोकेशन क्या है। सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड वी कैन से ब्लॉक नंबर। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, अब ये हमें यहाँ पर प्रिडिक्ट करना है। किस तरह से इसको प्रिडिक्ट किया जाएगा, इसके सिंपल से स्टेप हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कॉन्फ़िगरेशन। आपको जो भी एलिमेंट दिया गया हो, आप सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अफबोव वाला जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको सिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जिस सब शेल में लास्ट में इलेक्ट्रॉन आता है वही उसका ब्लॉक होगा। जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ गया तो ब्लॉक होगा एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ गया तो ब्लॉक होगा पी ब्लॉक। डी में आ गया डी ब्लॉक। हम सिर्फ एस पी और डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। एफ ब्लॉक तो हम डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एस पी और डी ब्लॉक के बारे में खास तौर पे आपको यहाँ पर सीखना है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट ध्यान रखना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट पीरियड नंबर। किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमें उसके पीरियड के बारे में बताएगी कि एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ये उसके बारे में बताएगी। और ग्रुप नंबर अगर आपने निकालना है तो सीखो इसके लिए ग्रुप नंबर के लिए। अगर आपका एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस सबशेल, लास्ट एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, 2 हैं तो ग्रुप नंबर 2। अभी एग्जांपल लूँगा, उससे और सिचुएशन क्लियर होगी। अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबशेल। लास्ट सबशेल में कितने पी इलेक्ट्रॉन। आपकी बुक में ये फार्मूला होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वहाँ गलती होती है, हमने थोड़ा सा इस फार्मूले को बदला ताकि आपसे गलती ना हो, तो आप इस बात को समझ लेना। और अगर आपका एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ लास्ट एस एंड डी सबशेल इलेक्ट्रॉन, ये इनके ग्रुप के बारे में हमें बताएगा। लास्ट एस एंड डी सबशेल इलेक्ट्रॉन ये इनके ग्रुप के बारे में बताएगा। सपोज जैसे आपसे कहा कि भाई आपके पास एक एलिमेंट x जिसका एटॉमिक नंबर 11, कुछ भी हो सकता था, एंड नंबर 2 ये हमने y ले लिया, लेट इसका एटॉमिक नंबर 35। ऐसे ही z, लेट इसका एटॉमिक नंबर 30। 3 एलिमेंट जिनकी आइडेंटिटी हमने डिस्क्लोज नहीं की कि ये कौन है। x y z लेके हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और हमें इनके ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड के बारे में जानना है। सबसे पहले आप इनका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि पहला स्टेप क्या कहा है, राइट द कॉन्फ़िगरेशन। 11 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये आएगा, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, सबसे पहले आप ब्लॉक बताएंगे कि इसका ब्लॉक क्या होगा, फिर आप पीरियड बताएंगे पीरियड क्या होगा, और फिर आप इसका ग्रुप बताएंगे। ब्लॉक कैसे मालूम पड़ेगा, ब्लॉक मैंने आपको बताया लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर है तो ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट
ऐसे याद रख लो। पीरियड नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। देखो ये जो आगे होता है ना, ये न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 2 3, ये n कहलाया जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड यू कैन अंडरस्टैंड 1 2 2 3, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 3, तो पीरियड हो गया इसका 3, हाईएस्ट वैल्यू 3। अब ग्रुप नंबर, अगर आपका एलिमेंट s ब्लॉक का है, क्योंकि s ब्लॉक का है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट s सबशेल। लास्ट एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, तो ग्रुप नंबर 1। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एलिमेंट x, वो हम जानते हैं कि सोडियम है, ये एस ब्लॉक का थर्ड पीरियड का ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, ये हमने पता लगा दिया। ऐसे ही अगला देखो Y35, कॉन्फ़िगरेशन सही होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो अपने आप सही होती चली जाएंगी, कॉन्फ़िगरेशन सही हो। 4s2 3d10 4p5, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बच्चे बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आया, तो ये आपका p ब्लॉक एलिमेंट हो गया, p ब्लॉक। पीरियड नंबर, check the highest value, highest numeric value, you can say now it is 4 3 and 4, so the highest value is 4. Now the group number, since the element belongs to p block, and for the p block 12 plus number of last p subshell electron, लास्ट p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, तो 12 + 5 17, ये आपके पास इसकी लोकेशन तैयार है। ऐसे ही 30 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते तो अभी पिछले कुछ वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको सिखा रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये आपके पास आगे लास्ट इलेक्ट्रॉन d में, सो दिस बिलोंग्स टू d ब्लॉक, सो दिस इज अ d ब्लॉक एलिमेंट। पीरियड नंबर, हाईएस्ट वैल्यू चेक करो, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4, सो दिस इज फोर्थ पीरियड एलिमेंट। एंड द ग्रुप नंबर, क्योंकि ब्लॉक है d, सो d के लिए सम ऑफ लास्ट s एंड d, s और d का सम करो, 2 + 10 कितना हो गया 12। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की लोकेशन, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन। चाहे तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो और पहचानने की कोशिश करो आपसे सॉल्व होता है या नहीं। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है और अपने आंसर को मैच करना। लेट मैं कहता हूँ फर्स्ट आपके पास है एलिमेंट x 70, अगला है एलिमेंट लेट स्कैंडियम, और अगला मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ लेट एलिमेंट y 20। आपको इनके बारे में पोजीशन वगैरह बताने की कोशिश करनी है। पीरियोडिक टेबल है ही आपके पास, बाद में चेक करना चाहो तो चेक कर भी सकते हो। मैं आंसर बता देता हूँ, आपके आंसर अगर मैच करें तो बहुत अच्छा, वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद आंसर चेक करो, वो लर्निंग बेटर होगी। पहले वाला p ब्लॉक का आएगा, पीरियड नंबर 3 आएगा, ग्रुप नंबर 17 आएगा, ध्यान रखो। अगले वाला d ब्लॉक का आएगा, फोर्थ इसका पीरियड रहेगा, थर्ड इसका ग्रुप रहेगा। Y20 अगर आपके पास है तो मेथड वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन लास्ट s में, तो ये बना s ब्लॉक, हाईएस्ट वैल्यू 4, s ब्लॉक में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन से ग्रुप नंबर 2। इस तरह से आप s, p और d की पोजीशंस को बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्कूल लेवल पे यही 3 आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भाई हमारी जो क्लास है वो सिर्फ स्कूल लेवल के लिए नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी हैं। तो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए क्या करें, या कुछ जो बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके लिए क्या करें। सबसे पहली बात ध्यान रखो, एटॉमिक नंबर 57 से 71, एटॉमिक नंबर 57 से 71 ये सभी के सभी लेंथेनाइड हैं, जिनको यहाँ से निकाल के इधर रखा हुआ है। एटॉमिक नंबर 89 से 103 ये सभी के सभी एक्टिनाइड हैं, जिनको बाहर निकाल के रखा हुआ है, और इनको F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, दे आर नोन एज F ब्लॉक। तो अगर कोई भी एलिमेंट 57 से आपके इस रेंज में आता है तो आपने क्या कहना है कि इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3,
इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6, बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6। और अगर वो 89 से 103 के बीच में, जैसे आपसे कह दिया भाई एटॉमिक नंबर 102, एटॉमिक नंबर 102 इस रेंज में आ रहा है, बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 7। सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं और वो है ग्रुप नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव के। देखिए, कम समय में ज़्यादा चीज़ें जब बतानी होती हैं तो हर बात बहुत मायने रखती है, कोई भी बात इधर उधर की नहीं। आपको ये सारी बातें साथ साथ नोट करनी होंगी, कल को स्कूल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, वहाँ पर भी सारी बातें पूछी जाएंगी। तो 57 से 71 ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6, 89 से 103 ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 7। इस बात को अच्छे से याद रख लेना, बहुत अच्छे से। अच्छा, आप क्या करो, अब एक बात ध्यान रखो, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि भाई प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114 एटॉमिक नंबर है। अभी जो मैंने मेथड आपको बताया था एसपीडी के लिए, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता था, अब कॉन्फ़िगरेशन छोटे मोटे एलिमेंट का लिखना आसान है, लेकिन 114 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कई बार मुश्किल हो जाता है। एटॉमिक नंबर 57 के बाद कई सारे एक्सेप्शंस आते हैं, इस वजह से 114 तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना कई बार मुश्किल हो जाता है। कुछ ट्रिक्स को याद रखो, एसपीडी का मेथड आ गया, एफ ब्लॉक के बारे में बता दिया। अब एक लास्ट चीज़ और बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 तक, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, 99.9% चांस है वो 104 से 118 के बीच का एलिमेंट होगा, इनके बारे में आएगा। तो जिनका भी एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उन सभी का पीरियड नंबर 7 है, पीरियड नंबर 7 है, ये बात यहां पर मान लो, पीरियड नंबर 7 सभी का। और उनका ग्रुप नंबर अब आपको निकालना है। ग्रुप नंबर निकालने के लिए इनके ये 2 डिजिट पे ध्यान दो। जैसे एटॉमिक नंबर 104 है, 2 डिजिट 04, तो ग्रुप नंबर 4, 05 ग्रुप नंबर 5, 06 ग्रुप नंबर 6, 07 ग्रुप नंबर 7, 08 ग्रुप नंबर 8 एंड 114 यानी 14। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया? 14। ग्रुप नंबर इसका 14 हो गया, इस बात को याद रखना पड़ेगा। ब्लॉक भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक सारे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो अगर ग्रुप नंबर 14 है तो ये एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाया जाएगा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर बनेगा। ये बात आप अच्छे से समझना सीख लो, ट्रिक सीख लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में बहुत उलझ जाते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको यही क्वेश्चन ऐसे देता हूँ कि भाई मैंने आपसे कहा कि भाई आपके पास एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 112, इसकी पोजीशन बताओ। अब 100 से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, पीरियड नंबर इसका क्या हो जाएगा? 7, ये बात अपने आप होगी। लास्ट के 2 1 to 12 सीधी सी बात है, ग्रुप नंबर क्या हो गया? 12। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन है कि ग्रुप नंबर 1 2 आते हैं एस ब्लॉक में, 3 to 12 आते हैं डी ब्लॉक में, 13 to 18 आते हैं पी ब्लॉक में। अगर ग्रुप नंबर 12 है तो सीधी सी बात है, ब्लॉक कौन सा हो गया इसका? ब्लॉक हो गया इसका कौन सा? डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाया जाएगा। अगर आपने अभी तक की ये मेरी बताई गई चीज़ को अच्छे से ध्यान रख लिया तो ये मान लो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये एनसीईआरटी का 114 एटॉमिक नंबर वाला क्वेश्चन आता है। और यकीन मानो, अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे और उसके सॉल्यूशंस को देखोगे तो आपका सॉल्यूशन पे से भरोसा उठ जाएगा। इतना भयानक सॉल्यूशन दिया जाता है इसका, सॉल्यूशन पे से भरोसा उठ जाएगा अगर आप इसको बुक के अंदर सर्च करोगे, बुक के अंदर देखोगे। ध्यान रखना। अब एक बात पीरियोडिक टेबल के बारे में और ध्यान रखना। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, भाई बताओ फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में कितने हैं? 2 ये रहे और 6 वहां पर हैं, 13 14 15 16 17 18 के।
8 एलिमेंट। थर्ड पीरियड में देखो वहां भी कितने आएंगे, 8 एलिमेंट। तो इस बात को याद रखना, पीरियोडिक टेबल में क्या सीक्वेंस है, 2 8 8 18 18 32। 2 पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, और इन दोनों में 32 32 32 32 एलिमेंट। 2 8 8 18 18 32 32, इसे मैजिक नंबर भी कहा जाता है। और पीरियोडिक टेबल में इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर 2, यहाँ 8 8 18 18। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ 18 18 है तो यहाँ 32 कैसे हुए, 32 ये हुए। इन एलिमेंट को जो बाहर निकाला हुआ है इनको भी आपने इनके साथ काउंट करना है, और तब आप देखोगे कि टोटल 32 और ये भी 32 एलिमेंट आपके पास हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएंगे, हाउ कैन यू से इन द ग्रुप नंबर 6 इन द पीरियड नंबर 6 देयर आर 32 एलिमेंट, तो आपको वहाँ बताना होगा बाय कंसिडरिंग लेंथेनाइड दे आर 32 एलिमेंट, इनको वहाँ पर साथ के साथ आपको काउंट करना होगा। तो देखो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, आसान होती जाएगी। अब अगली चीज़ आती है हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। गिव द हेडिंग, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो पीरियोडिक टेबल में एक रेगुलर चेंज शो करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पीरियोडिक टेबल में एक रेगुलर चेंज शो करती हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं साइज़ डिक्रीज़ होता है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो पीरियोडिक टेबल में एक रेगुलर चेंज शो करती है जब हम लेफ़्ट टू राइट या डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, इसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के नाम से पहचानते हैं। आपको मेनली एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसी कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर समझना है, इनके बारे में बात करनी है। सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर समझते हैं एटॉमिक साइज। देखो ये बैकबोन है, ये पूरे चैप्टर की बैकबोन है। अगर आपको एटॉमिक साइज में अरेंज करना आ गया तो आप बाकी सभी प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जानो एटॉमिक साइज क्या होता है। पिछले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो एटम का साइज इनफाइनाइट होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एटम का साइज इनफाइनाइट होता है। फिर भी हमें अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एटम को कुछ शेप देनी थी, उसके साइज़ को कुछ ना कुछ मानना था, तो हम कहते हैं एटम एक स्फेरिकल चीज़ होती है जिसमें न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होते हैं और उसका कुछ ना कुछ साइज़ होता है। और एटॉमिक साइज़ को मेज़र किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। इसे एटॉमिक रेडियाई के टर्म में मेज़र करते हैं। अब अगला सवाल होता है कि भाई एटॉमिक रेडियाई क्या है, किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई टू द आउटर मोस्ट शेल हैविंग द इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन लिख लेना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई टू द आउटर मोस्ट शेल हैविंग द इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी भी एटम में ये न्यूक्लियस है और वो वैलेंस शेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस, इसे एटॉमिक रेडियाई के नाम से पहचाना जाएगा, इसे एटॉमिक रेडियाई कहा जाएगा। और अगर ये न्यूट्रल एटम ना होता, आयन होता, कैटायन एनायन, तो इसी एटॉमिक रेडियाई का नाम बदल के क्या हो जाता, आयनिक रेडियाई। इसे आयनिक रेडियाई कहते, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे आयनिक रेडियाई क्या होती है। फिलहाल एटॉमिक रेडियाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू द आउटर मोस्ट शेल हैविंग द इलेक्ट्रॉन। अब देखो एटम कई तरह के बॉन्ड बनाते हैं, कई तरह के बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं और एक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आप सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया यहाँ पर देता हूँ। अगर आपके पास दो एटम हैं, जैसे सपोज ये एक एटम है और इसी के साथ में दूसरा एटम यहाँ पर ले लेता हूँ, ये एटम,
ये दोनों एटम इस तरह से साथ साथ प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं। ये मेटेलिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये मेटेलिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अभी सिर्फ इतना ही जान लेना, बाकी बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में हम यहाँ पर जाएंगे, इस बात को समझ लेना। ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे ये आपके पास एक एटम है, ये एक एटम है। कोवेलेंट बॉन्ड शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा हो, नहीं तो आप पढ़ लेंगे कि जब दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब सपोज आपका ये मॉलिक्यूल है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और इसके पड़ोस में एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है और इनमें कोई भी आपस में बॉन्ड नहीं बना हुआ। जिनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता, वहाँ एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वंडरवॉल फोर्सेस के नाम से पहचाना जाता है। उन्हें वंडरवॉल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप किसी बेंच पे बैठे हैं और आप बैठे रहते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे वंडरवॉल फोर्स माना जाता है। ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे वंडरवॉल फोर्स या लंदन डिस्पर्सन फोर्स के नाम से उसको हम पहचानते हैं। तो जहां एटम बिल्कुल एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हो उसको मेटेलिक बॉन्ड मानते हैं, जहां ओवरलैपिंग हो गई हो तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड मानते हैं, और जहां पर बस वो एक दूसरे के नज़दीक प्रेजेंट हो, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो, तो इसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से पहचाना जाता है। वंडरवॉल फोर्स इसको कहा जाता है। अब जरा समझना, जिनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड है, अगर मैं इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ लेता हूं, जिनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड है, अगर मैं इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ लेता हूं तो इसे मेटेलिक रेडियाई के नाम से पहचाना जाता है। मेटेलिक रेडियाई, तो मेटेलिक रेडियाई की डेफिनेशन लिखना, इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बॉन्डेड बाय द मेटेलिक बॉन्ड। जिनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, और इसे आर मेटेलिक से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर मेटेलिक भी इसको कहा जाएगा। अब ये देखो, जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अब क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, और इसे हम आर कोवेलेंट या कोवेलेंट रेडियाई के नाम से इसको पहचानेंगे। कोवेलेंट रेडियाई इसको कहा जाएगा। अब आपसे पूछेंगे बताओ कोवेलेंट रेडियाई क्या है, तो आप क्या कहोगे, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, इसे कोवेलेंट रेडियाई का नाम दिया जाएगा। तो मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है, ये बात होगी। अब ये भी सॉलिड में, ये भी सॉलिड में, दोनों पड़ोस में एक साथ बैठे हुए हैं, और अगर कोई भी चीज़ एडजेसेंट एक साथ बैठी हुई है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम वंडरवॉल। और अगर मैं इनके न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस का हाफ लेता हूँ, इनके न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस का हाफ लेता हूँ, तो इस डिस्टेंस को वंडरवॉल रेडियाई के नाम से पहचाना जाएगा। इसे वंडरवॉल रेडियाई का नाम दिया जाएगा। वंडरवॉल में वॉल की स्पेलिंग में WAALB और WALL, पुराना और एक्यूरेट मेथड है WAAL, नए मेथड में WALL भी लिख देते हैं, तो वो मायने नहीं रखता। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई 3 तरह की, मेटेलिक रेडियाई जिनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट रेडियाई जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और वंडरवॉल रेडियाई जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता लेकिन वो एडजेसेंट एटम होते हैं, उसे हम वंडरवॉल रेडियाई के नाम से पहचानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से
सबसे छोटी रेडियाई कौन सी है, सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे छोटी कौन सी है, कोवेलेंट रेडियाई, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पार्शियली ओवरलैप्ड एटम के बीच की डिस्टेंस है। उसके बाद आएगी हमारे पास मेटेलिक रेडियाई और सबसे बड़ी आएगी हमारे पास वंडरवॉल रेडियाई। ये सबसे बड़ी रेडियाई हमारे पास रहेगी। तो कोवेलेंट, मेटेलिक, वंडरवॉल, ये ऑर्डर आपसे पूछा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, लिख लेना है, वाई वंडरवॉल रेडियाई, वाई वंडरवॉल रेडियाई इज बिगर देन कोवेलेंट रेडियाई। वंडरवॉल रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी क्यों है, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। आप आसानी से जवाब दोगे कि वंडरवॉल रेडियाई नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए वंडरवॉल रेडियाई बिगर है। आंसर भी साथ में लिख लेना है, बिकॉज वंडरवॉल रेडियाई इज मेजर्ड बिटवीन द टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम इन विच डिस्टेंस इज हायर देन दैट ऑफ कोवेलेंट रेडियाई, और इस वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जो एलिमेंट बॉन्ड नहीं बनाते उनकी वंडरवॉल रेडियाई मेज़र की जाती है, इस बात को याद रखना। मैंने जो पॉइंट कहा, जो एटम बॉन्ड नहीं बनाते उनकी वंडरवॉल रेडियाई मेज़र की जाती है। क्वेश्चन आया, वाई एटॉमिक रेडियाई ऑफ नियॉन इज हायर देन फ्लोरीन, हायर देन फ्लोरीन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नियॉन की रेडियाई फ्लोरीन से ज़्यादा है, आखिर ऐसा क्यों है? आपको अच्छे से पता है, फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है और नियॉन ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है। फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है F2, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन नियॉन सिर्फ नियॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता। और जो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता उसके बॉन्ड को क्या मानते हैं, वंडरवॉल फोर्स, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स मैंने कहा ये तो यूनिवर्सल है। कोई अगर फिजिकल केमिकल बॉन्ड कुछ भी नहीं बना रहा तो उसमें वंडरवॉल तो माना ही जाएगा। तो ये बनाते हैं वंडरवॉल बॉन्ड और ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अभी मैंने क्या बताया, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनकी रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई होती है, और जो कोई बॉन्ड नहीं बनाते उनके अट्रैक्शन को वंडरवॉल कहते हैं, और वंडरवॉल रेडियाई हमेशा बड़ी होती है। तो आपका जवाब यही होगा, बिकॉज द साइज ऑफ नियॉन इज मेजर्ड in terms of van der Waal radii, and we all know van der Waal radii is between non-bonded atom, hence it is bigger than the covalent radii. That is why the size of group 18 is bigger than group 17. ये आपको कहना होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ नियॉन और फ्लोरीन के केस में ही नहीं, ये ऐसे भी आ सकता था, साइज ऑफ ग्रुप 18 इज़ बिगर देन ग्रुप 17। आपको ये बताना है, उस कंटेस्ट में भी पूछा जा सकता था और डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता था। आपको ये जवाब यहाँ पर आना चाहिए, समझिएगा इस बात को। तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। अगला है आपके पास आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई मैंने आपको बताया, अभी के अभी मैंने बताया था क्या होता है। आपके पास कैटायन है, कैटायन है, देखो इसको ऐसे समझो, न्यूट्रल एटम है, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, कैटायन बनाता है। न्यूट्रल एटम के केस में न्यूक्लियस से लेके बाहर तक की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, और आयन के केस में न्यूक्लियस से लेके बाहर तक की डिस्टेंस को आयोनिक रेडियाई के नाम से पहचाना जाता है। ये आयनिक रेडियाई और ये हो गई एटॉमिक रेडियाई, दोनों में एक मामूली सा फर्क है। अगर वो कैटायन है तो आप उसे कैटायनिक रेडियाई कह सकते हैं। ये भी केस हो सकता है कि न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एनायन बना ले, तो आप क्या कहोगे, न्यूट्रल एटम के केस में जो रेडियाई आएगी वो एटॉमिक रेडियाई, और आयन के केस में जो रेडियाई आएगी वो आयनिक रेडियाई। क्योंकि वो एनायन है तो उसे आप एनायनिक रेडियाई के नाम से भी पहचान सकते हैं, वो एनायनिक रेडियाई भी कहलाई जा सकती है। इस तरह से
आप आयनिक रेडियाई के बारे में ये बात बता सकते हो। नाउ ऑर्डर ऑफ साइज, नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगले आने वाले लेक्चर्स में ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। ऑर्डर ऑफ साइज किस तरह से आप अरेंज करोगे। पहले याद रखो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। जितनी नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हैं उतना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। जैसे लिथियम कॉन्फ़िगरेशन 2,1, सोडियम कॉन्फ़िगरेशन 281, पोटाशियम 2881। अगर आपसे पूछ लें बताओ किसका साइज बड़ा है, तो आप खुद समझ सकते हो। आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। तो साइज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। जैसे जैसे शेल बढ़ती हैं साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप जाने पे शेल बढ़ती हैं और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्वेश्चन लिखा होना चाहिए व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ता है, तो आपका जवाब ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ये आपका जवाब होगा। इफ नंबर ऑफ शेल्स आर इक्वल, इफ नंबर ऑफ शेल्स आर इक्वल, अब ध्यान रखो, देन एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज छोटा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज छोटा। एक आधा एक्सेप्शन है, लेकिन जनरल यही है कि अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं, जैसे देखो सपोज आपके पास है, सपोज मैं यहाँ पर मानता हूँ बोरॉन, कार्बन और साथ में है सपोज फ्लोरीन। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, दिस इज 2,3, दिस इज 2,4 एंड दिस इज 2,7। एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 9 ये आपके पास है। अब इनको साइज में अरेंज करना है। सबसे पहले पहला पॉइंट अप्लाई करो, नंबर ऑफ शेल चेक करो। आपने देखा यहाँ भी 2 शेल, यहाँ भी 2 शेल और यहाँ भी 2 शेल। नंबर ऑफ शेल बराबर है। अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं देन एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, फिर किसका है, कार्बन का, और फिर किसका है, बोरॉन का। बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर रहेगा। ये एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं और जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ पर साइज डिक्रीज होता है। तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि साइज में किस तरह से अरेंज किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ साइज, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ साइज, आपको साइज में अरेंज करना है। लेट एलिमेंट x एटॉमिक नंबर 11, एलिमेंट y एटॉमिक नंबर 19, एलिमेंट a एटॉमिक नंबर है इनका, लेट मैं कहता हूँ दिस इज 15, एटॉमिक नंबर b दिस इज 16। इनको साइज के ऑर्डर में अरेंज करना है, साइज का ऑर्डर। सबसे पहला काम आपने इनको शेल वाइज इनका कॉन्फ़िगरेशन जैसे लोअर क्लासेस में लिखते थे, दिस इज 281 ये रहा, अगले का 2881, अगले का 285, अगला रहेगा 286, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब जिसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है उसका साइज बड़ा है। इसमें 3 शेल, इसमें 4 शेल, इसमें 3 और इसमें 3। इसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हैं तो इसका साइज बड़ा है। y सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें शेल ज़्यादा है। y को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसको हमने मान लिया कि सबसे बड़ा है। इसमें भी 3 शेल, इसमें भी 3 शेल, उसमें भी 3 शेल। अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज छोटा। अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा, एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा, ये एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज छोटा। कैसे भी याद कर लो, मैं कहता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा। एटॉमिक नंबर कम किसका है, x का, और फिर किसका है, a का, और फिर किसका है, b का।
जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज़ बड़ा। इस तरह से ये हमारे पास साइज़ का ऑर्डर यहाँ पर बनेगा। ऐसे आप साइज़ के ऑर्डर में इसको अरेंज कर पाओगे। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना। एक लास्ट में पॉइंट बताता हूँ, अगले लेक्चर में उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लास्ट में ज़रा समझ लो। हम कहते हैं फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम एलिमेंट आयन। अब ध्यान रखना है, सेम एलिमेंट अगर आयन है, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। अगर सेम एलिमेंट है और उसके आयन है, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज बड़ा होगा। मतलब देखो क्या हुआ, मैंने कहा O और O-1, बताओ किसका साइज बड़ा है, O और O-1। दोनों के दोनों सेम एलिमेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अगर एलिमेंट सेम है जिसपे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, उसका साइज बड़ा। मैंने कहा O एंड O+1, बताओ किसका साइज बड़ा होगा। एलिमेंट सेम है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा साइज छोटा। O+1 इज स्मॉलर देन द ऑक्सीजन। मैंने कहा कि O-1 एंड O-2 यहाँ बताओ, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, साइज़ बड़ा है। तो इस तरह से साइज़ की प्रॉब्लम किसी भी तरह से आ जाए, आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से जवाब दे पाओगे। लेकिन कंडीशन यही है, आपको ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में जो मैंने कराया और जो मैंने इस लेक्चर में कराया, अगर आपने उसको एक सीक्वेंस में याद रखा तो सवाल ही नहीं उठता। एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, सवाल उठता ही नहीं। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड हाउ टू अरेंज them in the order of size। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या हैं और उन्हें साइज के ऑर्डर में किस तरह से अरेंज किया जाता है, ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। सॉल्व कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।